वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको उदारवाद का दूसरा प्रकार आधुनिक या सकारात्मक उदारवाद के बारे में बताऊंगी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जिस औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ उसमें 19वीं सदी के मध्यकाल तक एक अति विकृत पूंजीवादी समाज व्यवस्था की स्थापना हुई। परंपरागत उदारवाद की आर्थिक नीतियों से उत्पन्न यह पूंजीवादी व्यवस्था आर्थिक उत्पादन एवं आर्थिक उपलब्धियों की दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ थी, किंतु मानवीय संबंधों की दृष्टि से उस सामंतवादी व्यवस्था से भी अधिक क्रूर थी, जिसका अंत स्वयं परंपरागत उदारवादी विचारधारा ने किया था। परंपरागत उदारवाद द्वारा स्थापित अन्यायपूर्ण पूंजीवादी समाज व्यवस्था के विरोध में और सर्वहारा वर्ग के पक्ष में प्रारंभ में काल्पनिक समाजवाद का उदय हुआ और असंगठित मजदूर आंदोलन चले, किंतु 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद की विचारधारा प्रस्तुत की। कार्ल मार्क्स ने परंपरागत उदारवाद को पूंजीवादी वर्ग की स्वतंत्रता की विचारधारा सिद्ध किया और उदारतावादी राज्य को पूंजीवादी राज्य बताया। उसने उदारवादी राजनीतिक लोकतंत्र को पूंजीपति वर्ग के हितों का रक्षक प्रमाणित किया। मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग को पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध हिंसक और वर्ग संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। अन्याय एवं शोषण पर आधारित पूंजीवादी समाज व्यवस्था की स्थापना के प्रसंग में दो तथ्य सामने आए। पहला, परंपरागत उदारवाद की असफलता प्रमाणित हुई और दूसरा, मार्क्सवाद के रूप में क्रांतिकारी समाजवाद की स्थापना हुई। इस चुनौती को 19वीं सदी के उदारवादी विचारकों ने स्वीकार किया और संपूर्ण उदारवाद के आधारभूत सिद्धांतों और मूल्यों की रक्षा करते हुए परंपरागत उदारवाद को युग की आवश्यकता अनुसार संशोधित और परिवर्तित किया और इसे एक ऐसे नए रूप में प्रस्तुत किया जिसे हम आधुनिक उदारवाद कहते हैं। आधुनिक उदारवाद मूल उदारवाद का अंत नहीं है, अपितु यह समाजवादी युग के प्रसंग में मूल उदारवाद का नवीन संस्करण है। कुछ महत्वपूर्ण बातों में परंपरागत उदारवाद और आधुनिक उदारवाद में अंतर भी है और इस प्रकार आधुनिक उदारवाद ने परंपरागत उदारवाद की नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा की जगह सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा की स्थापना की। आधुनिक उदारवाद के मूल सिद्धांत और मान्यताएं। पहला, परंपरागत उदारवाद ने समाज की तुलना में व्यक्ति के हित को प्रधानता दी थी, किंतु आधुनिक उदारवाद ने व्यक्ति व समाज के हितों में तालमेल स्थापित करने पर बल दिया। उदारवाद के दोनों रूपों में ने राज्य को एक साधन ही माना, किंतु जहां परंपरागत उदारवाद ने राज्य को एक आवश्यक बुराई वाले साधन के रूप में स्वीकारा था, वहां आधुनिक उदारवाद ने राज्य को ऐसे साधन के रूप में स्वीकारा जो नैतिक विकास के लिए बाह्य परिस्थितियों व अवसरों को पैदा कर सकता है। उदारवाद के दोनों रूपों ने लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन माना है, किंतु जहां परंपरागत उदारवाद लोकतंत्र के मात्र राजनीतिक रूप से संतुष्ट था, वहां आधुनिक उदारवाद ने लोकतंत्र के सामाजिक व आर्थिक रूप का भी विकास किया है। उदारवाद के दोनों रूप निरंकुश राजसत्ता के विरोधी हैं। परंपरागत उदारवाद ने राज्य के कार्यों में वृद्धि का विरोध इस भय के आधार पर किया था कि यह एक नई निरंकुशता की शुरुआत सिद्ध हो सकती है। आधुनिक उदारवाद का भय इससे मुक्त है। उसने राज्य के कार्यों में वृद्धि को उपयोगी माना, किंतु ऐसे समस्त लोकतांत्रिक व वैधानिक उपायों की व्यवस्था की है जो शासन को निरंकुश होने से रोकने में मददगार हो। आधुनिक उदारवाद ने परंपरागत उदारवाद के व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत और इससे समाज सापेक्ष अधिकार सिद्धांत को स्वीकारा है। जहां परंपरागत उदारवाद ने व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता पर अत्यधिक बल दिया था, इसके पक्ष में आर्थिक समानता के विचार की उपेक्षा की थी, वहां आधुनिक उदारवाद ने आर्थिक समानता को उचित महत्व दिया है और इसके पक्ष में आर्थिक स्वतंत्रता के नियमन का समर्थन किया है। आधुनिक उदारवाद ने व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता व आर्थिक समानता के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश की है। परंपरागत उदारवाद ने निजी संपत्ति के अधिकार को पवित्र, अनुल्लंघनीय एवं अनियंत्रित माना था। आधुनिक उदारवाद निजी संपत्ति के अधिकार को एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार मानता है। उसका मत है कि सार्वजनिक हित में निजी संपत्ति का नियमन, नियंत्रण तथा राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। आर्थिक दृष्टि से उदारवाद के दोनों रूप पूंजीवाद से संबंधित हैं, किंतु परंपरागत उदारवाद अनियंत्रित पूंजीवाद का समर्थक है। यह ऐसे पूंजीवाद को अर्थशास्त्र के प्राकृतिक नियमों के अनुरूप मानता है। आधुनिक उदारवाद अनियंत्रित एवं उदार पूंजीवाद का समर्थक है। परंपरागत उदारवाद ने व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, किंतु आधुनिक उदारवाद ने नकारात्मक स्वतंत्रता के साथ सकारात्मक स्वतंत्रता के सिद्धांत का भी संयोग किया है। आधुनिक उदारवाद राज्य के कार्य क्षेत्र में उपयुक्त प्रकृति के विस्तार को
और इससे निहित हस्तक्षेप की नीति को व्यक्ति की स्वतंत्रता का अंत नहीं मानता है, अपितु उसे राज्य द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में आवश्यक परिस्थितियों एवं अवसरों का निर्माण मानता है। आधुनिक उदारवाद ने सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए क्रमिक एवं संवैधानिक विकास की पद्धति को उचित माना है और इस दृष्टि से संसदीय शासन प्रणाली का कुशलतम प्रयोग किया है। आधुनिक उदारवाद की स्थापना का प्रत्यक्ष श्रेय मुख्य टी.एच. ग्रीन को जाता है। इसके विकास में हॉबहाउस, लास्की, हॉब्सन, रिची कीन्स, मैकाइवर, आइजिया बर्लिन, सी.बी. मैकफरसन आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में आधुनिक उदारवाद का विकास बहुलवाद, लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा तथा लोकतांत्रिक समाजवाद के रूप में हुआ है। धन्यवाद।